हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट IBO 5। ये इसके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी 3 हम आज कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है, आप चाय खरीदने, प्रक्रिया करने और वापस करने तथा इसे यूके के किसी खरीदार को निर्यात करने के लिए आज़ाद हैं। सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक सेटअप की योजना बनाइए। कि आपको कहीं से चाय खरीदनी है, उसमें प्रोसेस करना है और उसे वापस पैक करके आप इसे यूके के किसी कंज्यूमर को एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि वैश्वीकरण है। आप आसानी से दूसरे देश के कंज्यूमर को अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। आप इसमें किसी मीडिएटर का इस्तेमाल नहीं करें, कोई बीच में नहीं है। आप प्रोड्यूसर हो और आपको कंज्यूमर तक कोई चीज़ पहुंचानी है, तो आप किस तरह से लॉजिस्टिक सेटअप करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है, यदि आप चाय खरीदने की प्रक्रिया करने और उसे वापस करने वैसे यूके के किसी खरीदार को निर्यात हेतु आज़ाद हैं, तो इसके लिए उपभोक्ताओं तक पहुँचाना भी अनिवार्य है। अतः इस प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित लॉजिस्टिक सेटअप की योजना बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आदेश प्रक्रिया होगा। जब भी एक लॉजिस्टिक सेटअप की शुरुआत की जाती है तो सर्वप्रथम आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखा जाता है, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर मिलेगा तभी तो आप उस तक पहुंचाओगे। तो सबसे पहले तो ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। इसके निम्नलिखित फैक्टर्स हैं। नंबर 1, आदेश प्राप्त करना। फिर उस आदेश का लेखा करना, यानी कि उसके अकाउंट्स बनाना। आदेश की पूर्ति करना मीन्स ऑर्डर सप्लाई करना। और फोर्थ है, आदेशों को परिवहन कार्य हेतु एकत्रित करना। तो सप्लाई करना है, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आप भेजोगे आगे। तो परिवहन कार्यों के लिए भी उसे एकत्रित करना कि कहाँ पर किस ट्रांसपोर्ट से उसे भेजा जाएगा, वहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर लेना। सेकंड है इसका भंडारण, यानी कि स्टोरेज। भंडारण से अर्थ वस्तुओं को एकत्रित करने व उनका संग्रह करने से है। तो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि आदेशों को परिवहन कार्य होती एकत्रित करना। एकत्रित करके आप कहाँ रखोगे? स्टोर में ही रखोगे। स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, वेयरहाउस की ज़रूरत पड़ेगी। तो भंडारण से अर्थ वस्तुओं को एकत्रित करने व उनका संग्रह करने से है। उपयोगिता के क्षेत्र में भंडारण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तुओं की उचित व्यवस्था करना, वस्तुओं का संग्रह करने की सुविधा करना और समान वस्तुओं को मिलाकर छोटी छोटी मात्रा में विभक्त करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहाँ वस्तुएं रखी जाएंगी उनकी व्यवस्था करना है। फिर उसको कलेक्ट करा जाएगा और उसके बाद जो एक जैसी सी चीज़ें हैं उनको मिला लिए, जो बिल्कुल सेम लेवल की सेम क्वालिटी की चीज़ें हैं, और फिर उनको छोटी छोटी मात्रा में विभक्त कर देना, यानी कि पैकेट्स वगैरह बना के जिस भी हिसाब से आपको आगे सेल करना है, क्योंकि चाहे भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको छोटी छोटी मात्रा में आधे किलो के या 1 किलो के पैकेट में उसको कन्वर्ट करना होगा। फिर थर्ड है स्टॉक नियंत्रण, क्योंकि अगर हमने स्टॉक तो कर लिया लेकिन उसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो भंडार निर्णय का संबंध स्टॉक निर्णय से होता है। स्टॉक स्तर पर ही भौतिक वितरण की सफलता निर्भर करती है। स्टॉक स्तर के निर्धारण में निम्नलिखित तत्व प्रमुख होते हैं। तो स्टॉक जो लेवल है उस पर ही भौतिक वितरण करने की सफलता निर्भर करती है। अगर आपका स्टॉक सही तरीके से रखा हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तभी आप फिजिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, उपभोक्ता सेवाओं के स्तर के संबंध में फर्म की नीति क्या है, यानी कि जो आप कंज्यूमर्स तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो वो किस लेवल की है, इसमें आपके फर्म की क्या पॉलिसी है। सेकेंड है विक्रय पूर्वानुमान की यथार्थता की स्थिति, कि पहले से पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है कि कितनी चीज़ सेल हो जाएगी। यानी कि सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है कि हमने ये सारा माल बना लिया है तो ये सारा सेल हो जाएगा, ऑर्डर आपने ले लिया। तो वो विक्रय पूर्वानुमान की यथार्थता की असलियत में ये कितना सेल हो जाएगा, उसकी स्थिति कैसी होगी। और फिर है विक्रय प्रणाली की अनुक्रियाशीलता आदि, कि विक्रय प्रणाली जो आपकी सेल सिस्टम है वो किस तरह से कार्य करेगा। नेक्स्ट है परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट। परिवहन की प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित कार्यों को किया जाता है। नंबर 1, उत्पादन व बिक्री के स्थान से उपभोक्ता के स्थान तक उचित मूल्य तथा आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को पहुंचाना, कि जहाँ पे प्रोडक्शन किया गया वहाँ से और जहाँ पे सेल कर रहे हो वहाँ से, इन दोनों के उत्पादन और बिक्री के स्थान से जहाँ पर उपभोग करना है, यानी कि कंज्यूमर तक तक वहाँ पर पहुँचाना, कहाँ कैसे, उचित मूल्य पर, यानी कि फेयर प्राइस होने चाहिए और जो भी आवश्यकता अनुसार वस्तु हैं उन तक पहुँचाना, ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए।
सेकेंड है परिवहन प्रणाली के द्वारा वस्तुओं को समय तथा स्थान के अनुसार प्रबंधन करने, उसके आर्थिक मूल्य को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। तो परिवहन प्रणाली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा वस्तुओं को समय पर और सही स्थान पर पहुंचाने का मैनेजमेंट करा जाता है और उसके आर्थिक मूल्य को, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़े, इकोनॉमिकल वैल्यू इंक्रीज़ हो, उसको बढ़ाने में सहायता प्रदान की जाती है परिवहन के द्वारा। उसके बाद है सूचनाओं का प्रबंधन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। भौतिक वितरण प्रबंधकों को सदैव ही सूचनाओं को सही रखना चाहिए व इन्हें अद्यतन अर्थात अप टू डेट रखना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए। जैसे हम अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें पता चलता रहता है ना कि हमारा जो प्रोडक्शन हमने मंगवाया है, जो प्रोडक्ट मंगवाया है वो कहाँ तक पहुँच गया है और हम तक कहाँ कैसे पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम कभी भी अप टू डेट उनका डाटाज होता है उनको देखकर अपने जो ऑर्डर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सूचनाएं कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1, स्टॉक की सूचना को प्रस्तुत करना व वर्तमान स्टॉक के विषय में जानकारी देना। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रवार स्थिति के बारे में बताना। तीसरा है भविष्य के वादों तथा क्रेता की सामर्थ्य के विषय में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी आपको अमेज़न का उदाहरण दिया, तो इस तरह से ये है कि स्टॉक की सूचना को प्रस्तुत करना कि स्टॉक कहाँ पे है, वर्तमान स्टॉक के विषय में जानकारी देना और क्षेत्रवार स्थिति के बारे में बताना कि ऑर्डर कहाँ तक पहुँच चुका है, और भविष्य के वादों तथा क्रेता की सामर्थ्य के विषय में भी जानकारी प्रदान करना कि वो भविष्य में कब तक पहुँच जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। नंबर 1, आमतौर पर भौतिक वितरण को विपणन का अन्य दूसरा हिस्सा माना जाता है। इसके बारे में तो हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पर भी पढ़ेंगे। दूसरा है वितरण, विपणन और उत्पादन को व्यापार में अलग अलग क्रियाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता, विशेषकर युक्ति के स्तर पर। इसे भी हमने क्वेश्चन में कर लिया था। थर्ड है लॉजिस्टिक प्रणाली उपभोक्ता सेवा को सुधारने में सहायता प्रदान करती है। ये बात भी हमने पढ़ी थी पहले। अब इनको टिप्पणी के हिसाब से भी, छोटे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से भी हम इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, आमतौर पर भौतिक वितरण को विपणन का अन्य दूसरा हिस्सा माना जाता है। क्योंकि भौतिक वितरण को विपणन का दूसरा हिस्सा इसलिए माना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना भी होता है। ठीक है, क्योंकि भौतिक वितरण का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑर्डर दिया तो ये चीज़, कोई चीज़ 100 रुपये की थी और जब तक हम ऑर्डर को कंफर्म करते हैं या फिर हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं तो पता चलते हैं कि कीमतें पहले से दुगनी हो गई हैं या आधी हो गई हैं या कम या ज़्यादा हो गई हैं। तो पहला मुख्य उद्देश्य क्या है कि वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता को बनाए रखना है। वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए, अप डाउन नहीं होनी चाहिए। ये वस्तुओं को उत्पादक से बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया तथा उसके प्रयोग के लिए परिवहन सुविधाओं व समुचित भंडारण क्रियाओं के विनिमय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह वस्तुओं को उत्पादक से बाजार तक पहुंचाने की जो हमारी गुड्स हैं उसको प्रोड्यूसर से मार्केट तक पहुंचाने की प्रक्रिया, ये प्रोसेस होता है। और उसके लिए प्रयोग में किया गया परिवहन सुविधाओं, तो हम वस्तु को अगर उत्पादक से बाजार तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, परिवहन सुविधा ली जाएंगी। और समुचित भंडारण भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ऑर्डर दिया जाएगा वो किसी स्टॉक में रखा होगा। तो भंडारण क्रियाओं के विनिमय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः भौतिक वितरण को विपणन का दूसरा हिस्सा माना जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कोई चीज़ प्रोड्यूसर से, उत्पादक से बाजार तक पहुंचाई जाती है, उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, तो इसे भौतिक वितरण कहते हैं। तो भौतिक वितरण को विपणन का दूसरा हिस्सा माना जा सकता है। दूसरी टिप्पणी है हमारी, वितरण, विपणन और उत्पादक को बाजार में अलग अलग क्रियाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता, विशेषकर युक्ति के स्तर पर। इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो विपणन संकल्पना का अर्थ होता है एक लंबे समय अंतराल में अधिकतम लाभ प्राप्ति व अधिकतम उपभोक्ता संतुष्टि। ठीक है, तो विपणन संकल्पना जो इसकी एक संकल्पना है वो क्या है कि एक लंबे समय अंतराल में, ये शॉर्ट पीरियड की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग पीरियड की बात किया जा रहा है। तो इसमें अधिकतम लाभ प्राप्ति हो, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, तो इसमें लाभ प्राप्ति हो अधिकतम, और साथ ही साथ उपभोक्ता की संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी अधिकतम होनी चाहिए। अतः विपणन क्रियाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य वस्तुओं के भौतिक वितरण, प्रबंधन, प्रभावी भंडारण प्रणाली, तीव्र तथा सस्ता परिवहन व इष्टतम स्टॉक के द्वारा उपभोक्ता सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी, क्या होना चाहिए कि विपणन क्रियाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहली बात तो वस्तुओं के भौतिक वितरण प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट देखना है कि किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट देखना है। प्रभावी भंडारण प्रणाली, मतलब स्टॉक प्रणाली उनकी कैसी है, स्टॉक सिस्टम कैसा है। तीव्र और सस्ता,
और जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो तेज़ी का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर किया जा रहा है तो 10 दिन बाद, क्योंकि एयरप्लेन से भी चीज़ें मंगाई जाती हैं और रेल के द्वारा भी और सड़क परिवहन द्वारा भी। और वो साथ में सस्ता भी होना चाहिए, उससे कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो गुड्स हम सेल करें बहुत महंगी हो जाएगी, तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और ऑर्डर्स भी कम मिलेंगे। और इष्टतम स्टॉक, यानी कि अगर ऑर्डर रिपीट होता है, दोबारा ऑर्डर आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पूरा स्टॉक भी होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने गुड सप्लाई कर दिए, अगला ऑर्डर आ रहा है तो हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो इस सब चीज़ों के द्वारा उपभोक्ता सेवाओं के स्तर में सुधार भी होना चाहिए। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं कंज्यूमर्स को, उसकी जो सर्विसेज का लेवल है ना, उसमें भी सुधार होना चाहिए। इस समय ये सहायक होता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि सेवा के स्तर का वस्तु के भौतिक वितरण की लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है, कि सेवा का स्तर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, वस्तु के भौतिक वितरण की लागत में प्रत्यक्ष संबंध होता है उसमें। क्योंकि अगर हम कॉस्टिंग ज़्यादा लगा रहे हैं ना, सर्विसेज तो प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा लगा रहे हैं, तो जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो हमें सेवा का स्तर तो अच्छा रखना है लेकिन लागत को बढ़ने नहीं देना है। अतः सेवा के स्तर को निर्धारित करते वक्त उपभोक्ताओं की इच्छाओं तथा प्रतिद्वंद्वियों की नीतियों का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जब भी हम सेवा के स्तर को निर्धारित करें कि हमें किस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तो उसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो उपभोक्ता की इच्छा कि उसकी जो कंज्यूमर की डिज़ायर क्या है, वो क्या चाहता है, और साथ में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी द्वारा दी गई सेवा का स्तर थोड़ा सा लो हो और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी नीतियाँ ज़्यादा अच्छी हों, तो आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी। या फिर आपकी जो सेवा का स्तर है वो उपभोक्ताओं की इच्छाओं के विपरीत है, उनकी इच्छाओं को, वो डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उपभोक्ताओं का संबंध समय पर वस्तु की आपूर्ति, वस्तुओं का सावधानीपूर्वक रखरखाव, भंडारण की विश्वसनीयता व सस्ती परिवहन प्रणाली आदि हो सकती है। तो हमने कहा है कि जो उपभोक्ता है ना, उनके बारे में ध्यान रखना है। तो उपभोक्ताओं के बारे में ध्यान रखते समय क्या है कि एक तो जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं उनकी सप्लाई टाइम पर हो जाए। दूसरी बात, जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं उन वस्तुओं को सावधानीपूर्वक रखरखाव होना चाहिए, टूटी फूटी हालत में या ख़राब हालत में उन तक नहीं पहुंचाना है। तीसरी बात है, भंडारण की विश्वसनीयता होनी चाहिए, स्टॉक पूरा होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ उनकी डिज़ायर है वो आपके स्टॉक में होनी चाहिए। और साथ ही जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर महंगा होगा तो उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक प्रणाली उपभोक्ता सेवा को सुधारने में सहायता प्रदान करती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो एक अच्छी लॉजिस्टिक प्रणाली उपभोक्ता सेवाओं को सुधारने में निम्नलिखित प्रकार से सहायता कर सकती है। नंबर 1, उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि, वस्तुओं को सही समय पर प्रदान करना, कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्तम गुणवत्ता प्रदान करना, वांछित समय पर ऑर्डर पूर्ति करना और प्रयोग की दशाओं में सुधार लाना। तो ये इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये कि अगर लॉजिस्टिक प्रणाली अच्छी है तो उसका उद्देश्य क्या है, कंज्यूमर की अधिकतम संतुष्टि, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वस्तुओं को सही समय पर भी देना चाहिए, और लागत हो तो कम से कम हो और क्वालिटी हो तो बेटर हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी क्वालिटी दे सकते हो उतनी देनी चाहिए, और जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पूरा करना। ये नहीं कि अगर आपने टाइम दे दिया 2 दिन बाद का और ऑर्डर आप 4 दिन बाद पूरा कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रयोग की दशाओं में सुधार लाना, जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट भी होने चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उन 4 स्तरों को परिभाषित कीजिए जिसके लिए लॉजिस्टिक सूचना आवश्यक है तथा एकीकृत सूचना प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना है कि 4 लेवल बताने हैं जिनके लिए लॉजिस्टिक सूचना आवश्यक है। तो कौन से 4 लेवल्स हैं जिनके लिए लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तथा जो भी सूचना एकीकृत की गई हैं, कलेक्ट की गई हैं, उस प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, लॉजिस्टिक सूचना निम्नलिखित 4 स्तरों पर अनिवार्य है। नंबर 1, आदेश सूचना प्राप्त करना, प्रक्रिया संपन्न करना, स्टॉक की स्थिति की जांच करना, जहाजी बिल्टी बनाना तथा परिवहन दर को उचित रूप तक लाने हेतु लॉजिस्टिक सूचना अनिवार्य है, क्योंकि सूचना बहाव की गति अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ही आदेश सूचना प्राप्त हुई, ऑर्डर मिले, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और स्टॉक की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक में होगी तभी आप ओके करोगे ना कि भी हाँ ये आपका ऑर्डर मिल गया और आपके लिए ये स्टॉक में अवेलेबल है।
फिर क्योंकि अगर माल को भेजा जाता है जहाज़ से तो जहाज़ की एक बिल्टी बनवाई जाती है, पूरा सिस्टम लिखा होता है कितना माल है, कितना कहाँ पर जाना है, ठीक है, कौन कौन से गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स यानी कि जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स तो नहीं है, सारी बातें जहाज़ी बिल्टिंग में लिखी जाती हैं। फिर परिवहन दर उचित रूप से लाने हेतु लॉजिस्टिक सूचना अनिवार्य होती है, जिससे कि परिवहन दर का भी सही तरीके से उचित रूप से लाया जा सके। क्योंकि सूचना भाव की गति अत्यधिक तीव्र होती है तो सूचना बहुत तेज़ी से बहती है। मतलब आज ऑर्डर मिले इसको, तभी ऑर्डर मिलते ही प्रोसेस वगैरह शुरू हो जाता है, स्टॉक की स्थिति की जांच की जाती है, फिर बिल्डिंग बनाई जाती है। क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाओगे उतनी ही आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर पा रहे हो अपनी सर्विसेज से, तभी ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। सेकेंड है लॉजिस्टिक के अगले स्तर के अंतर्गत भंडारण, पर्यवेक्षक, स्थान की उपयोगिता, स्टॉक, आदेश की पूर्ति, प्रक्रिया व क्रिया में मजदूर उत्पादकता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। तो लॉजिस्टिक का सेकेंड स्तर क्या है? इसके अंदर भंडारण, पर्यवेक्षक यानी कि जो भी स्टोर कीपर है वो, और स्थान की उपयोगिता की कहाँ पे वो रखा गया है, स्टॉक कितना है, आदेश की पूर्ति यानी कि ऑर्डर की सप्लाई का प्रोसेस, और इस क्रिया में मजदूर की उत्पादकता यानी कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसको विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। क्योंकि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तभी गुड्स भी अच्छे बनेंगे और सारी प्रोसेस बहुत आसानी से चल पाएगा। थर्ड है लॉजिस्टिक सूचना प्रणाली का तृतीय स्तर मुख्यतः युक्तिपूर्ण नियोजन व नियंत्रण पर्यवेक्षण स्तर में संबंधित है। तो युक्तिपूर्ण यानी कि बिल्कुल ही सिस्टमेटिकली वे में उसका नियोजन होना चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। यह वह नियोजन है जिसमें समय समय पर पुनरावृत्ति की जाती है। तो ये एक ऐसा नियोजन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समय समय पर पुनरावृत्ति यानी कि बार बार वो ऑर्डर्स आते हैं, बार बार ये सब काम किया जाता है, तो सेम प्रोसेस से आगे चलता रहता है। अगला ऑर्डर आएगा फिर उसको सेम प्रोसेस से पूरा किया जाएगा। तो ये एक ऐसी योजना, एक ऐसा नियोजन होता है। यह समय अवधि 1 वर्ष से भी कम की होती है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्स पूरे करने की प्रणाली है, सूचना प्रणाली है, तो ये जो नियोजन होता है 1 समय से भी कम के लिए होता है या फिर मैक्सिमम 1 समय के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए। नियंत्रण का मूल्य व मूल्यांकन व सीमाएँ, विक्रेता का मूल्यांकन, ढुलाई के साधन का चयन, भंडारण योजना व परिवहन की आवश्यकता आदि इस स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं इस स्तर के अंतर्गत? कि जो कंट्रोल कर रहे हैं उसका एवेल्यूशन किया जाएगा कि वो सही है या नहीं, उसकी लिमिटेशंस देखी जाएंगी, विक्रेता का मूल्यांकन देखा जाएगा कि जो सेलर है उसका एवेल्यूशन सही है या नहीं, वो अपनी कंज्यूमर तक सही माल पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। ढुलाई के साधन यानी कि फ्रेट और कार्टेज वगैरह जो लगती है उसके कैसे साधन होंगे, किस तरीके से उसको लेके जाएगा, उसका चयन करना यानी कि उसे चूज़ करना है कि किस तरह से फ्रेट और कार्टेज लगाई जाएगी। भंडारण योजना व परिवहन की आवश्यकता आदि। भंडारण योजना फिर वही है कि स्टॉक प्लानिंग कैसी होगी और कॉस्ट कितनी आएगी ट्रांसपोर्ट की, इन सब चीज़ों के बारे में इस पर ध्यान दिया जाता है। फोर्थ है लॉजिस्टिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत अंतिम स्तर पर लक्ष्यों, नीतियों और उद्देश्यों का नियोजन सम्मिलित किया जाता है कि क्या लक्ष्य हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल हैं, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इन सब का नियोजन शामिल किया जाता है। तो ये हमने चारों लेवल पढ़ लिए हैं लॉजिस्टिक प्रणाली के लिए जो महत्वपूर्ण थे। अब थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं कि एकीकृत सूचना प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या हैं। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उस सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या हैं। तो नंबर 1, एक अच्छी एकीकृत सूचना प्रणाली प्रबंधन तंत्र को पूर्ण सहायता प्रदान करती है। जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसको बहुत हेल्प करती है कौन सी प्रणाली? एकीकृत सूचना प्रणाली। क्योंकि अगर मैनेजमेंट को पता होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, किस तरह से सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी, तभी वो मैनेजमेंट अच्छी तरह हो पाएगा। सेकंड है ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है कि सूचनाएं मिलेंगी, पहले वो उसने रिसीव की और उससे कनेक्टेड जो भी सूचनाएं हैं वो दूसरे लेवल पर भेज दी गई। तीसरा है सूचनाओं का उचित संग्रह करती है, जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उसको वो कलेक्ट करके रखती है। और लास्ट है एक अच्छी स्वीकृत सूचना प्रणाली सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्षमता भी रखती है, ठीक है। तो हमने एकीकृत सूचना प्रणाली की मुख्य विशेषताएं भी पढ़ ली और इस चैप्टर से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं हमने सारे कर लिए। पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है फर्स्ट चैप्टर में से, 20 नंबर में भी आ सकता है और ए और बी पार्ट करके 12 और 8 नंबर का भी आ सकता है। क्योंकि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो हर बार आता है। तो अगर ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 20 नंबर का पेपर आपके लिए रेडी हो गया है। तो एक चैप्टर मैंने करवा दिया है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और भी ट्राई करूँगी कि आपका